भारतीय संविधान की अनुसूची। साथियों, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो हम यहाँ पर उन सभी अनुसूचियों को विस्तृत से देखेंगे। तो हमारा आता है प्रथम अनुसूची। इस अनुसूची में साथियों भारतीय संघ के घटक राज्य जैसे 28 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में साथियों भारत के जो प्रमुख राज्य हैं 28 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। अब आता है हमारा द्वितीय अनुसूची। इस अनुसूची में साथियों भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो द्वितीय अनुसूचियों में साथियों जो वेतन और भत्ते से संबंधित उल्लेख है वो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अब हम देखते हैं तृतीय अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो साथियों जो हमारे भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उनके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है। चौथी अनुसूची में साथियों विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्य और संघीय क्षेत्र के राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है उसका विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में साथियों विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो साथियों जो हमारी पांचवी अनुसूची है इसमें SC ST जो जनजाति होते हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में साथियों क्या उल्लेख है, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। जो छठवीं अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो साथियों जो सातवीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा जो किया गया है उसके बारे में वर्णन है और सातवीं अनुसूची के अंदर ही सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं उसका भी उल्लेख किया गया है। और सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं, उसमें आता है हमारा एक संघ सूची, एक आता है राज्य सूची और दूसरा अगला आता है हमारा समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। तो साथियों जो संघ सूची है इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है और इसमें संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं। और इसके अंतर्गत आपके विदेशी मामले आते हैं, देश की प्रतिरक्षा आती है, युद्ध, शांति, रेल, डाक तथा तार मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि राज्य सूची में क्या क्या विषय आते हैं। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 यानी 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय रह गए हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। साथियों जो राज्य सूची है इस सूची पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, लेकिन अगर राष्ट्रीय हित से संबंधित अगर कोई कानून है तो उस कानून को केंद्र सरकार भी बना सकती है।
संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 5 विषय कम हो गए हैं, अभी बचे हैं 61 यानी 61 विषय। इसमें जो विषय शामिल है आते हैं आपके शांति व्यवस्था, पुलिस, जल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला जो व्यापार है, उन सब चीज़ें राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। तीसरी सूची हमारी आती है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आ गए हैं। इसके कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे दीवानी हो गया, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। तो साथियों, जो समवर्ती सूची है, इस सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर एक ही विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना देते हैं तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाएगी और राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संविधान जब लागू हुआ तो उस समय समवर्ती सूची के अंदर 47 यानी 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 5 विषय बढ़ गया है और अभी हो गए हैं 52 विषय। इसमें जो विषय आते हैं उसमें प्रमुख रूप से आता है हमारा दीवानी, फौजदारी, कानून हो गया, विवाह हो गया, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 ईस्वी 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को और 2003 ईस्वी में 92वां संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। साथियों, जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय केवल 14 भाषाएं ही इस सूची में दी गई थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन जब 1967 ईस्वी में किया गया तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर बाद में 71वां संविधान संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया और 71वां संविधान संशोधन जो था वो हुआ था 1992 में। फिर आया 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अब आता है हमारा 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। साथियों, जो 9वीं अनुसूची है इसको प्रथम संविधान संशोधन करके जोड़ा गया और प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ वो 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत जो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि है उसका उल्लेख किया गया है। आपको नोट देखना है कि अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय के इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। साथियों, जो हमारी 9वीं अनुसूची है इसमें एक मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में किसी प्रकार का कोई चुनौती कोर्ट में नहीं दी जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया। इस निर्णय में कहा गया कि 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय सम्मिलित हैं उसको भी चुनौती दी जा सकती है, परंतु उसमें ये आपको बताना होगा कि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप उच्चतम न्यायालय में इन कानूनों की समीक्षा करा सकते हैं और न्यायालय चाहे तो इसकी समीक्षा कर सकता है। वही एक ही कंडीशन है, जब लगे आपको कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है उसी कंडीशन में इस विषय में सम्मिलित जितने कानून हैं उसकी समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई।
इसमें पंचायती राज्य संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो साथियों, जो हमारी 11वीं अनुसूची है इसको संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके 1993 को जोड़ दिया गया। इसमें पंचायती राज संस्था के बारे में दिया गया है कि उनके क्या कार्य हैं और उनको कैसे कार्य करना है, और 11वीं अनुसूची इसमें टोटल 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। अगला आता है हमारा 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 12वीं अनुसूची साथियों 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है 1993 में, और इसमें जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन की प्रणाली है उसके बारे में बताया गया है, और इसमें कुल 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो ये रहा हमारा भारतीय संविधान की अनुसूची। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प हो सके। भारतीय नागरिकता, जिसका वर्णन भाग 2 में किया गया है, और अनुच्छेद में देखें तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। इसकी भारत की नागरिकता पाने के कौन कौन से कंडीशन होते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 आता है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद में रहता है राजनयिक के बच्चे और विदेशियों के बच्चे। साथियों, भारत की नागरिकता आपको तब मिलेगी जब आपका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद में हुआ हो। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के अंदर हुआ है तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। अपवाद में है जो राजनयिक होते हैं या फिर जो विदेशी होते हैं, अगर उनके बच्चों का जन्म भारत में होता है तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाती है। अगला नंबर आता है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तो साथियों, वंश परंपरा के द्वारा भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, बशर्ते इसमें कंडीशन ये है कि जब आपका जन्म हो तो उस समय आपके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तब पर भी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। अगला कंडीशन है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला आता है हमारा पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 है वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। अगर आप भारत की नागरिकता चाहते हैं तो आपको एक पंजीकरण प्रार्थना पत्र देना होगा। उसकी कंडीशन ये है कि आप लोग प्रमाण पत्र तभी दे सकते हैं जब आप 6 महीना भारत में रह चुके हों। नंबर 2 आता है वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे भी लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जो विभाजन से पहले भारत से बाहर रह रहे हों। और अगला कंडीशन है वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। तो ऐसी स्त्रियों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी जो भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति से शादी कर चुकी हैं या फिर भविष्य में करेंगी। ऐसे लोगों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। अगला नंबर आता है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। जो भारतीय नागरिक हैं उनके नाबालिग बच्चों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। अगला कंडीशन है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो राष्ट्रमंडल देश के नागरिक हैं जो भारत में रह रहे हैं या फिर भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो वो भी आवेदन दे करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला कंडीशन है भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। साथियों, अगर भारत किसी दूसरे देश पर हमला करके उसके कुछ भाग को भारत में मिला लेता है तो उस भाग में रहने वाले सभी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता स्वतः ही दे दी जाती है। अगला कंडीशन है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन कर दिए गए हैं।
भारतीय नागरिकता में संशोधन के बाद अब कौन कौन से कंडीशन है जब आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, तो इसमें नंबर 1 आता है, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह की थी। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होती है। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, नागरिकता का परित्याग करने से। अगर आप भारत के नागरिकता को छोड़ना चाहते हैं तो इसमें कुछ कंडीशंस है, उसमें नंबर 1 आता है, आप नागरिकता को छोड़ सकते हैं। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर भी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, या फिर सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्यों में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने से संबंध में, छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकारें प्रदान करें। तो ये कंडीशन थी हमारी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।